हेलो बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न देखे थे। आज हम लोग जनन का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग मानव जनन कहते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव जनन इंटरमीडिएट के सिलेबस के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहली बात देखेंगे, मनुष्य हमारे जंतु जगत का सबसे विकसित प्राणी है, मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। जिसके कारण इसका जनन भी काफ़ी जटिल होता है। कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें। मनुष्य के जनन से संबंधित कुछ सामान्य चीज़ें हमें पहले जान लेनी चाहिए। जैसे मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात, मनुष्यों में स्पष्ट रूप से लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, अर्थात नर और मादा को आप बाहर से देखकर उसे दूर से ही देखकर आसानी से पहचान सकते हैं कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो इसमें क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है। जंतुओं में सबसे पहले सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एस्केहेलमिन्थीज में विकसित हुआ, एस्केरिस में। चौथी बात, अगर हम लोग देखें तो मनुष्य एक विविपेरस एनिमल है, यानी एक जरायुज प्राणी है और ये एक विकसित शिशु को जन्म देता है। तो ये कैसा होगा? विविपेरस। तो कुछ बातें हो गई, मनुष्य सबसे विकसित जंतु है, इसका जनन तंत्र काफ़ी जटिल होता है, यह एक लिंगी प्राणी है, इसमें स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है और यह बच्चों को जन्म देता है, अर्थात ये विविपेरस या जरायुज होता है, अंडयुज नहीं होता। मनुष्य के जनन को हम लोग दो भागों में मुख्य रूप से बांट लेते हैं। वो दो भाग क्या क्या है उसको देखेंगे हम लोग। अपने यहाँ पर अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। पहला है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और सेकेंड पार्ट है फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। या हम कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दो भागों में बांट लिया इसको हम लोगों ने। जटिल है इसलिए एक साथ पढ़ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो पहले इसको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, जनन तंत्र या जनन अंग, और दूसरा जनन की कार्यकी या जनन की क्रियाविधि। अभी हम लोगों ने बात की कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। तो एक लिंगी प्राणी है तो नर और मादा जननांग अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं, अर्थात नर अलग होता है और मादा अलग होती है। तो फिर हम लोग
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को या रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब जनन तंत्र के दो भाग हो गए, एक नर जनन तंत्र और दूसरा मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के अंतर्गत नर जननांग और उनसे संबंधित कुछ सहायक जनन ग्रंथियां आती हैं। इसी तरह मादा जनन तंत्र के अंतर्गत मादा जननांग और उससे संबंधित कुछ सहायक जनन ग्रंथियां आती हैं। तो एक एक करके पहले हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, आफ्टर दैट फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नीचे की तरफ करो। नर जनन तंत्र देखेंगे। नर जनन तंत्र के अंतर्गत फिर इसको दो भागों में बांटते हैं हम लोग, नर जननांग और सहायक जनन ग्रंथियां। मनुष्यों में जनन तंत्र चाहे पुरुष का हो या फिर स्त्री का, दोनों काफ़ी जटिल हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं मनुष्य के नर जननांगों के अंतर्गत कौन कौन से जननांग आते हैं। सबसे पहला जननांग है आपका वृषण। टेस्टिस कहा जाता है। दूसरा, वृषण के बाहर एक कॉमा शेप्ड भाग पाया जाता है जिसको हम लोग अधिवृषण कहते हैं। इपिडिडाइमिस। अधिवृषण एक पतले से ट्यूब में खुलती है जिसको हम लोग शुक्रवाहिनी कहते हैं। इसको वास डिफरेंस कहा जाता है। जो वास डिफरेंस है ये एक छोटी सी ट्यूब्स के जरिए मूत्रमार्ग में खुलती है जिसे हम लोग स्खलन नलिका या इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। स्खलन नलिका। पांचवा भाग इसमें है स्खलन नलिका मूत्रमार्ग में खुलती है जिसे मूत्रमार्ग या यूरेथ्रा कहा जाता है। यूरेथ्रा एक कॉपलेटरी ऑर्गन के अंतर्गत पाई जाती है, मैथुन अंग के बीच से होकर गुजरती है जिसको हम लोग शिश्न कहते हैं। शिश्न या पेनिस कहा जाता है। और
पेनिस के ऊपर एक महीन छिद्र पाया जाता है जिसके रास्ते यह मूत्रमार्ग शरीर से बाहर खुल जाता है। तो ये हमारे 6 अंग हो गए, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, स्खलन नलिका, मूत्रमार्ग और शिश्न। एक एक करके इन अंगों को हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला भाग है हमारा टेस्टिस या वृषण। टेस्टिस की अगर हम लोग बात कर लें तो वृषण मनुष्यों का प्राथमिक जनन अंग है, अर्थात वह जनन अंग जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। तो टेस्टिस है क्या? प्राइमरी जेनाइटल ऑर्गन। ऑफ ह्यूमन मेल। यह पुरुष का प्राथमिक जनन अंग है जिसमें नर युग्मकों का निर्माण होता है। इनकी संख्या 2 होती है। और ये एक थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं जिन्हें वृषण कोश या स्क्रोटम कहा जाता है या स्क्रोटल सैक कहते हैं। सिचुएटेड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक, और हम सीधे कह सकते हैं एक थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं। इस थैलीनुमा संरचना को हम लोग अंडकोश, वृषण कोश या स्क्रोटल सैक कहते हैं या स्क्रोटम कहते हैं। यह स्क्रोटल सैक शरीर से बाहर हमारे दोनों टांगों के बीच, जांघों के ठीक नीचे, कमर के ठीक नीचे एक थैलीनुमा संरचना में लटका होता है और इस थैलीनुमा संरचना को हम लोग वृषण कोश कहते हैं। मनुष्यों में वृषण शरीर से बाहर, अर्थात जो हमारी उदर गुहा है उससे बाहर पाए जाते हैं। उसका कारण यह है कि शुक्राणुओं के निर्माण और परिपक्वन के लिए हमारे शरीर का तापमान उपयुक्त नहीं होता। उस हमारे शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए वृषण हमेशा शरीर से थोड़ी दूरी पर या शरीर के बाहर पाए जाते हैं। फिर से इतनी बात हम लोग देख लेंगे। वृषण मनुष्य का प्राथमिक जनन अंग है। संख्या इनकी 2 होती है। ये हमारे शरीर से बाहर एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना में स्थित होते हैं जिन्हें हम लोग स्क्रोटल सैक कहते हैं। जो स्क्रोटल सैक है यह 2 स्तरों से मिलकर बना होता है। बाहरी स्तर स्किन से बनी होती है, जबकि भीतरी स्तर पेशियों से बनी होती है। मस्कुलर लेयर है और इन मसल्स को हम लोग डार्टोस मसल्स कहते हैं। दूसरी लेयर डार्टोस मसल से बनी होने के कारण इसको हम लोग डार्टोस ट्यूनिक भी कहते हैं। डार्टोस ट्यूनिक। हमारे वृषण कोश की संरचना कुछ इस तरह से होती है।
ये जांघों के दोनों पैरों के बीच उदर गुहा से लटकी हुई एक संरचना है। यह 2 भागों में बटी होती है जिसे स्क्रोटल सेप्टम कहते हैं। प्रत्येक वृषण कोश में एक वृषण पाया जाता है। जो बाहर की स्किन की लेयर होती है काफ़ी मुड़ी होती है, ढीली स्किन होती है वृषण कोश की बाहरी परत, जबकि वृषण कोश की भीतरी परत जो है वो पेशियों से बनी होती है और इन पेशियों को हम लोग डार्टोस पेशियाँ कहते हैं और इस अस्तर को डार्टोस ट्यूनिक भी कहा जाता है। तो बाहर की लेयर जो हो गई ये लूज स्किन है और जो भीतर की लेयर हो गई ये डार्टोस मसल्स की बनी होती है। जिसको हम लोग डार्टोस ट्यूनिक कहते हैं और डार्टोस ट्यूनिक। इसके अंदर ये वृषण पाए जाते हैं। हर एक भाग में एक वृषण होता है। वास्तव में इस वृषण का निर्माण भ्रूणावस्था के दौरान हमारे एब्डोमिनल कैविटी अर्थात उदर गुहा में होता है, लेकिन भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान जब शिशु मां के गर्भ में 7वें महीने में पहुंचता है तो 7वें महीने के दौरान एक पतले से नलिका के जरिए या एक कैनाल के जरिए यह वृषण जो उदर गुहा में बना था वो नीचे उतरकर अंडकोश में या वृषण कोश में आ जाता है। इस घटना को हम लोग डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस कहते हैं और डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस किसके द्वारा होती है? इनग्यूनियल कैनाल। हिंदी में इसको कहते हैं वंक्षण नाल। नाम क्या देंगे बेटा? इनग्यूनियल कैनाल या वंक्षण नाल। इस वंक्षण नाल के जरिए गर्भावस्था के 7वें महीने में जो वृषण उदर गुहा के भीतर था वो वृषण उदर गुहा से नीचे आकर वृषण कोश में पहुंच जाता है और वृषण कोश में पहुंचने से इसका ताप शरीर के सामान्य ताप से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, जो वृषण में शुक्राणुओं के बनने और उनके परिपक्वन के लिए आवश्यक होता है। दूसरी बात, वृषण कोश की दीवार से पतले पतले तंतुओं से जुड़ा होता है और इन तंतु जैसी संरचनाओं को हम लोग जुबर्नाकुलम या गुबर्नाकुलम कहते हैं। इसके अलावा यह वृषण उदर गुहा से जुड़ा होता है और उदर गुहा से यह एक पतले से तंतुनुमा संरचना से जुड़ा होता है जिसपे हम लोग स्पर्मेटिड कार्ड कहते हैं। इस संरचना को हम नाम देंगे स्पर्मेटिड कार्ड। इस स्पर्मेटिड कार्ड में कुछ रेखित पेशियां पाई जाती हैं जिसे हम लोग क्रीमेस्टर मसल्स कहते हैं। इनग्यूनियल कैनाल पाया जाता है, वंक्षण नाल जिसे कहते हैं, और साथ ही इसमें रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। इतनी संरचना को एक बार हम लोग फिर से दोहरा लेंगे। वृषण मनुष्य का प्राथमिक जनन अंग है, संख्या इनकी 2 होती है। यह हमारे शरीर में वृषण कोश में या स्क्रोटल सैक में स्थित होते हैं। स्क्रोटल सैक जो है एक थैलीनुमा संरचना है जो 2 अस्तरों से मिलकर बनी होती है। बाहर का अस्तर एक लूज स्किन का परत होता है और उसके नीचे पेशियों की एक परत पाई जाती है। इन पेशियों को हम लोग डार्टोस मसल्स या
इस स्तर को डार्टोस ट्यूनिक कहते हैं। संरचना यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये पेशियों स्किन का एक फोल्ड है और इसके नीचे ये डार्टोस मसल्स की लेयर है। हर वृषण कोष एक पट के द्वारा 2 भागों में बटा होता है। हर एक कोष में एक वृषण पाया जाता है। वृषण कोष की दीवार से गुबर्नाकुलम नामक संरचना से जुड़ा होता है, जबकि यह उदर गुहा से स्पर्मेटिड कार्ड नामक संरचना से जुड़ा होता है। उदर गुहा से किससे जुड़ा होगा? स्पर्मेटिड कार्ड से। और वृषण कोष की गुहा से किससे जुड़ा होगा? गुबर्नाकुलम से। वृषण का निर्माण उदर गुहा में होता है और यह गर्भावस्था के 7वें महीने में उदर गुहा से निकलकर इंग्यूनियल कैनाल या वंशण कैनाल के जरिए वृषण कोष में आ जाता है। अब हम लोग वृषण की संरचना देखेंगे। एक और खास बात आपको हमने बताया कि यह वृषण कोष वृषण के टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो सामान्य टेम्परेचर है वो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस वृषण कोष के बनने के कारण और यह वृषण कोष शरीर से थोड़ी दूरी पर होने के कारण इसका टेम्परेचर हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात वृषण कोष का टेम्परेचर लगभग 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और यह टेम्परेचर वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। अगर टेम्परेचर अधिक हो जाए तो शुक्राणुओं का निर्माण अच्छी तरह नहीं होता या फिर शुक्राणु निर्मित होने के पश्चात मर जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे टेस्टिस एक एक वृषण। प्राइमरी जेनाइटल ऑर्गन ऑफ मेल, मनुष्य का प्राथमिक जनन अंग है। 2 इन नंबर, संख्या इनकी 2 होती है। फाइव सेंटीमीटर इन लेंथ, approximately 3 सेंटीमीटर in thickness, oval or spherical structure। संख्या 2 होगी, लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर, मोटाई लगभग 3 सेंटीमीटर और यह सामान्यतः अंडाकार या गोलाकार होते हैं। अगर हम लोग वृषण कोष की संरचना देखें तो प्रत्येक वृषण कोष के ऊपर एक रक्षात्मक आवरण पाया जाता है जिसे हम लोग टेस्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं या वृषण संपुट कहा जाता है। टेस्टिकुलर कैप्सूल या वृषण संपुट। यह वृषण संपुट जो है वो 3 स्तरों का बना होता है। 3 लेयर्स। स्तरों की संख्या कितनी होगी बेटा? 3। एक है आपका सबसे बाहरी ट्यूनिका वेजाइनलिस, हिंदी में इसको यौनिक स्तर कहते हैं। शब्द यहाँ पे वेजाइनलिस है। इस वेजाइनलिस शब्द से किसी तरह का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। यह नर जनन तंत्र से संबंधित संरचना है, मादा जनन तंत्र से संबंधित संरचना नहीं है।
दूसरी बात, ट्यूनिका वेजाइनलिस के नीचे श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतकों का बना हुआ एक भाग होता है जिसे हम लोग ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। हिंदी में इसको श्वेत कंचुक अस्तर कहा जाता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और थर्ड और इनर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और ट्यूनिका वेस्कुलोसा विरल संयोजी ऊतकों का बना होता है जिसमें बहुत सारी रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। रुधिर वाहिनियों के कारण यह हाईली वेस्कुलर रीजन होता है, इसमें बहुत सारी ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया वेस्कुलोसा। तो हर एक वृषण संपुट द्वारा घिरा होता है। वृषण संपुट में कुल 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी स्तर ट्यूनिका वेजाइनलिस, उसके नीचे का स्तर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और सबसे भीतरी स्तर ट्यूनिका वेस्कुलोसा होता है। ये मान लीजिए हमारा वृषण है। वृषण के सबसे बाहर वाला स्तर ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस कंप्लीट नहीं होता है, एक जगह पर ये इनकम्प्लीट होता है। जहाँ पर ये इनकम्प्लीट होता है वहीं से अधिवृषण बाहर निकलता है। दूसरा लेयर हमारा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के नीचे ट्यूनिका वेस्कुलोसा स्तर पाया जाता है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के नीचे कौन सा स्तर होगा? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो वृषण संपुट में कितने स्तर हो गए? 3। सबसे बाहर वाला लेयर ये आपका ट्यूनिका वेजाइनलिस, उसके नीचे के स्तर को हम लोग ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। और सबसे नीचे का स्तर जो है ये स्तर आपका ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहलाता है। ये हो गए हमारे स्तर, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब इसकी आंतरिक संरचना की हम लोग बात कर लेते हैं। तो वृषण में आप अगर इसका एलएस काट कर देखें तो वृषण में बहुत सारे छोटे छोटे पिंड दिखाई देते हैं जिन्हें हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के भीतर की तरफ धंस जाने के कारण बनते हैं। अर्थात जो श्वेत स्तर है हमारा वो अंदर की तरफ धंस जाता है, जिसके कारण वृषण छोटे छोटे खंडों में बंट जाता है और इन खंडों की संख्या लगभग 200 के करीब होती है। ये हमारा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया स्तर है जो अंदर की तरफ धंस जाता है। यहाँ पे ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर की तरफ धंस जाने के कारण वृषण लगभग 200 छोटे छोटे पिंडों में बंट जाता है या खंडों में बंट जाता है। इन खंडों को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 चीजें पाई जाती हैं। दो से 3 लंबी और अत्यधिक कुंडलित नलिका जैसी नलिकाएं पाई जाती हैं जिसे हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हिंदी में इसको कहते हैं शुक्र जनन नलिका। इस तरह से इसमें देखेंगे तो इस तरह से मुड़ी हुई 2 से 3 हर एक पिंड में
अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्र जनन नलिका कहते हैं। और इन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं में ही शुक्र जनन के फलस्वरूप नर युग्मकों या शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके अलावा इस शुक्र जनन नलिका के चारों ओर लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, विरल संयोजी ऊतक पाए जाते हैं और साथ में इसमें रुधिर वाहिनियां होती हैं। साथ में इसमें क्या होंगी? ब्लड वेसल्स। ध्यान देंगे इसको। वृषण संपुट 3 स्तरों का बना है। सबसे बाहरी स्तर यौनिक स्तर, उसके अंदर श्वेत कंचुक स्तर और सबसे अंदर की तरफ संवहन स्तर। जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, किसी एक जगह पर ये टूटा हुआ होता है, क्योंकि वहीं से अधिवृषण बाहर निकलता है। जब इसका फाइन स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, फिर इसको अलग से देखेंगे हम लोग। उसके नीचे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, श्वेत कंचुक स्तर, तंतुमय संयोजी ऊतक से बना हुआ है और चारों तरफ ये इंटैक्ट होता है। सबसे अंदर की तरफ ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जिसमें रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया वृषण में अंदर की तरफ धंसकर वृषण को छोटे छोटे खंडों में बांट देता है। इन खंडों की संख्या लगभग 200 होती है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, इनकी संख्या कितनी है? लगभग 200। हर लोब्यूल के अंदर 2 चीजें मिलती हैं। पहली चीज 2 से 3 अत्यधिक कुंडलित और लंबी नलिकाएं पाई जाती हैं। इन नलिकाओं को हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो संरचनाएं हैं जिनमें शुक्र जनन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं दीज आर स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ टेस्टिस। स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ टेस्टिस, ये हमारे वृषण की संरचनात्मक इकाइयां हैं। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों ओर लूज कनेक्टिव टिश्यू का मास पाया जाता है। सरल विरल संयोजी ऊतक भरे होते हैं और साथ में इसमें रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें। एक बार इसको फिर से हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। वृषण मनुष्य के जननांगों में प्राथमिक जनन अंग कहलाता है। प्राथमिक जनन अंग इसलिए क्योंकि ये वही अंग है जिसमें गैमेटोजेनेसिस होती है, अर्थात युग्मकों का निर्माण होता है। इनकी संख्या 2 है। लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। ये अंडाकार या गोलाकार होते हैं। हर एक वृषण के चारों तरफ एक वृषण संपुट पाया जाता है। वृषण संपुट 3 स्तरों का बना है। सबसे बाहरी स्तर ट्यूनिका वेजाइनलिस या यौनिक स्तर, सबसे बीच में दूसरे नंबर पे है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया या श्वेत कंचुक स्तर। यह तंतुमय संयोजी ऊतकों का बना होता है। और सबसे अंतिम वाली परत जो अंदर की तरफ, उसको ट्यूनिका वेस्कुलोसा या संवहन स्तर कहते हैं। श्वेत कंचुक स्तर वृषण के अंदर धंसकर वृषण को छोटे छोटे खंडों में बांट देता है। इन खंडों को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं और इनकी संख्या लगभग 200 होती है। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 कुंडलित एवं लंबी शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं और इन शुक्रजनन नलिकाओं के चारों तरफ विरल संयोजी ऊतकों का समूह होता है। साथ ही इसमें रुधिर वाहिनियां होती हैं। जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, इनमें शुक्रजनन होता है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसलिए शुक्रजनन नलिकाओं को हम लोग वृषण की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। तो वृषण की संरचनात्मक इकाई क्या हो गई? शुक्रजनन नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। धन्यवाद। कल देखेंगे।